हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हेज़ेनबर्ग क्या बताए कि जैसे ये किस चीज का डिमेरिट्स को ओवरकम किए हैं। ये हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे। सबसे पहले जे थॉम्सन मॉडल पढ़े, फिर रदरफोर्ड मॉडल पढ़े, रदरफोर्ड से बोर्स मॉडल पढ़े। तो बोर्स मॉडल में डिमेरिट था यही कि वो बोर्स मॉडल बोले थे कि अब रेडियस और मोमेंटम, चाहे वेलोसिटी जो भी है, वेलोसिटी और रेडियस जो है हम एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला दिए थे बोर्स मॉडल, है ना। रेडियस का भी बहुत सारा फॉर्मूला था, 52.9 n स्क्वायर था ना फॉर्मूला। तो उसी तरह से रेडियस का भी फॉर्मूला था, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला था, तो उसको हम एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। लेकिन हेज़ेनबर्ग बताया कि नहीं, हम दोनों में से कोई एक को ही एक साथ निकाल सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। अगर इस पोजीशन को हम अगर एक्यूरेटली निकाल रहे हैं तो मोमेंटम एक्यूरेटली नहीं निकलेगा, अगर मोमेंटम को एक्यूरेटली निकाल रहे हैं तो पोजीशन नहीं निकलेगा। मतलब दोनों साथ में, साइमल्टेनियसली मतलब साथ में, दोनों साथ में आप एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। नॉट पॉसिबल, आप दोनों को साथ में एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो कोई भी एटम का, कोई भी माइक्रोस्कोपिक, तो एटम का नहीं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही बोले, कोई भी छोटा पार्टिकल है उसको एक्यूरेसी के साथ आप नहीं बता सकते हैं कि उसका पोजीशन भी कितना है और मोमेंटम कितना है। दोनों नहीं बता सकते साथ में, कोई एक साथ में बता सकते हैं। दोनों एक साथ एक्यूरेसी के साथ आप नहीं मेजर कर सकते हैं। तो उसी तरह से बताया कि अगर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होगा पोजीशन में तो डेल्टा पी लिए, और मोमेंटम में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, अगर डेल्टा पी अनसर्टेनिटी थोड़ा गलत बाई मिस्टेक से हो गया है, पी मोमेंटम है और एक्स पोजीशन है, ठीक है। तो x जो है अनसर्टेनिटी पोजीशन है, p अनसर्टेनिटी मोमेंटम है। दोनों का प्रोडक्ट जो करेंगे वो या तो इक्वल होगा या तो h/4π से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। ये प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला बताया। नेक्स्ट, तो हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो बोले कि अगर हम लोग इसको एक्यूरेटली नापते हैं पोजीशन को, तो मोमेंटम में फॉल्ट आएगा, मोमेंटम में एरर ज्यादा आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग मोमेंटम को एक्यूरेटली नापते हैं तो पोजीशन में एक्यूरेटली नहीं आएगा। दोनों में से कोई एक गड़बड़ होगा। अगर दोनों को अनसर्टेन रखते हैं तो सही है, थोड़ा थोड़ा दोनों का फॉल्ट है ना, थोड़ा दोनों एरर। इसलिए वो क्या किए कि पोजीशन में भी हल्का सा अनसर्टेनिटी रखे और मोमेंटम में भी हल्का अनसर्टेनिटी रखे। दोनों को अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट करेंगे तो h/4π के बराबर आएगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा। तो एक को अगर कम कीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है? कम करना। अनसर्टेनिटी मतलब दोनों में चेंजेस, मतलब एक्चुअल तुम्हारा 50 आना चाहिए और तुम 49 आया है। अनसर्टेनिटी कितना हुआ? एक का डिफरेंस आया, वो है अनसर्टेनिटी। तो जो डिफरेंस आ रहा है उससे पोजीशन से एक्चुअल से, वो है डेल एक्स। ये पोजीशन का, ये मोमेंटम का डिफरेंस। तो ये अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो होगा हमेशा h/4π से बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। तो वही बताया वो कि एक को अगर आप ज्यादा पोजीशन एक्यूरेटली नाप लिए तो दूसरा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इसलिए दोनों को बैलेंस में रखना है। नेक्स्ट, तो हेज़ेनबर्ग यही बोले कि मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। मोमेंटम पढ़े होंगे 9th क्लास में, मास इनटू वेलोसिटी। और मास तो कांस्टेंट होता है, आप पढ़े हैं। तो ये रिलेशनशिप हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स और मोमेंटम का मास तो कांस्टेंट होता है, इसलिए मास में डेल्टा नहीं लगा, डेल्टा v h/4π। डेल्टा एक्स डेल्टा v, मास को इधर ले गए तो h/4π m आ गया, है ना। इसका मतलब कि हम पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं, है ना। मोमेंटम बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो, मास तो कांस्टेंट होता है, वो तो नहीं बदलेगा ना किसी का भी, उसको मेजरमेंट करने का जरूरत नहीं। हर आदमी का मास, चाहे हर बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, भले ही वेट आगे पीछे हो जाए, मास कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आप मोमेंटम या फिर वेलोसिटी या और फिर पोजीशन एक्यूरेटली नहीं बता सकते एक साथ। ये बताया हो, ये बोर्स मॉडल का डिमेरिट बोले। नेक्स्ट, तो उसको सॉल्व करके वो बताए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी h/4π m आया। अब देखो इसमें क्या किए, अपने मन से डेल्टा टी दोनों साइड से गुना भागा कर दिया। देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ये वाले इक्वेशन में क्या किए, डेल्टा टी ऊपर भी गुना कर दिए, डेल्टा टी नीचे भी गुना कर दिए, कोई तकलीफ नहीं होगा।
ऊपर नीचे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी को डेल्टा टी से गुणा कर दिए एक्स्ट्रा, तो डेल्टा टी बाई डिवाइड भी कर दिए, डेल्टा टी से गुणा भी कर दिए, डिवाइड भी कर दिए। ये इक्वेशन में कोई अंतर तो नहीं है ना, देखो है ना, डेल्टा टी ऊपर भागा ऊपर गुणा किए तो नीचे भागा दे दिए, सेम इक्वेशन है ना। खाली हम लोग क्या किए, इसमें डेल्टा टी अपने मन से ऊपर से गुणा किए तो अपने मन से भागा भी दे दिए, डिवाइड भी कर दिए। कर सकते हैं ऐसा, कोई भी नंबर 2/3 है, 2/3 में हम अपने से इंटू 2 और डिवाइड 2 करेंगे तो 2/3 ही आएगा ना रिजल्ट। उसी तरह से हाँ, ये इसमें क्या किया, डेल्टा टी से गुणा कर दिए, डेल्टा टी से भागा दे दिए, तो रिजल्ट तो यही आएगा ना। क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम चेंज इन टाइम जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, तो ये फोर्स हो गया, ठीक है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, तो ये फोर्स के बराबर हो गया। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो गया फोर्स, और डेल्टा टी इनटू डेल्टा एक्स एच बाई 4 पाई एम। अब फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, एनर्जी। फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क होता है। 9th क्लास में पढ़ोगे वर्क एनर्जी एंड पावर, नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ लोगे फिजिक्स में, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी और चेंज इन टाइम भी h by 4 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग एनर्जी और टाइम को भी एक्यूरेटली नहीं नाप सकते हैं, ये मीनिंग निकला। और ये भी हुआ पोजीशन और मोमेंटम भी h by 4, एनर्जी और टाइम भी h by 4, और पोजीशन और वेलोसिटी h by 4 तीन फॉर्मूला निकला। बॉक्स कितना है, 3, तो 3 फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हेसेलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखो समझाया हुआ है एग्जांपल से। क्या समझाया हुआ है इसमें, कि कोई फोटोन मतलब लाइट है ना, कोई लाइट जो है एक अर्थ पे पड़ा, ठीक है। तो ओरिजिनली जो है इलेक्ट्रॉन जो है जाना था कैसे, ऐसे जाना था डॉटेड वाला पाथ पे, ठीक है। लेकिन हम माइक्रोस्कोप से इधर देख रहे हैं, कोई लाइट अगर उसको पड़ा तो इलेक्ट्रॉन जो है सीधा चला जाता है, नया पाथ ले लेता है जब फोटोन के साथ तो मिलेगा। इसीलिए एक्यूरेटली हम नहीं नाप पाते हैं मतलब पोजीशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ओरिजिनली जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जब उस पर लाइट आता है ना, सनलाइट चाहे कोई भी लाइट, प्रकाश है ना, तो जो लाइट आता है वो लाइट में अपना एनर्जी होता है, उस एनर्जी को गेन करने के बाद जो है ना इलेक्ट्रॉन सीधे चल जाता है। आप पढ़े ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही बोलता है कि कोई मेटल पे अगर लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है वो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चला जाता है ऐसे। इसलिए हम एक्चुअल जब प्रोटॉन लाइट उस पे इंटरेक्शन होगा तो नया पाथ और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा, इसलिए उसको हम एक्यूरेटली नहीं नाप पाते हैं, है ना। नेक्स्ट, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। हेसेलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होता है लेकिन प्रोटॉन पे नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट, ये इम्पॉसिबल है कि हम एक साथ पोजीशन और टाइम इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेसी से बता सकें। ये इम्पॉसिबल है कि पोजीशन टाइम और मास इलेक्ट्रॉन का बता सकें। ये इम्पॉसिबल है कि हम टाइम और एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेसी से बता सकें। अभी हम लोग फॉर्मूला में क्या क्या देखे हैं, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी, पोजीशन और वेलोसिटी, और पोजीशन और मोमेंटम, और एनर्जी और टाइम। तो यहाँ पे एनर्जी टाइम का जिक्र किया है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, है ना। अब बताइए इसमें कौन सा रिलेशन गलत है। आप तीन पढ़े हो, एनर्जी टाइम h by 4 पाई, पोजीशन वेलोसिटी h by 4 पाई पढ़े हैं, फिर पोजीशन और मोमेंटम h by 4 पाई, ये वाला गलत है ना, ये नहीं होगा, बी ऑप्शन। ये तीनों फॉर्मूला बॉक्स में घिरा हुआ था, देखे थे ना, तो ये बी गलत है। हेसेलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए वैलिड नहीं है, इलेक्ट्रॉन, मोटर कार, स्टेशनरी पार्टिकल, बोथ बी एंड सी, डी, है ना। हेसेलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए वैलिड है ना, जो मेटल के अंदर होता है। हम मतलब एटम में पढ़ रहे हैं, एटम में वैलिड है। अच्छा, अब बताइए कि अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी 0.01% है, तो
पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी होगा। देखिए कैसे निकलेगा, ब्लू वाला चल रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अनसर्टेनिटी पोजीशन डेल्टा एक्स क्या होगा, इतना क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, 3 फॉर्मूला पढ़े हैं, जिन्होंने फॉर्मूला यहाँ लिख के रख देते हैं। डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, पहला फॉर्मूला, पी मोमेंटम है हमारा। दूसरा डेल एक्स इंटू डेल वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम हो जाएगा। तीसरा डेल टी इंटू डेल ई एनर्जी है ना, एनर्जी और टाइम भी हम एक्यूरेटली नहीं नाप सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यही 3 फॉर्मूला हेसेनबर्ग बताए हैं। तो इसमें से कौन वाला लड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा, किसका जिक्र हो रहा है, वेलोसिटी का। तो ये वाला दूसरा वाला लगाना है ना। तो दूसरा वाला लगाना है तो बताइए, अभी हम यहाँ पे डेल एक्स हमको निकालना है। तो डेल एक्स डेल भी हमको दे दिया है 0.011, ठीक, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यही होगा ना, और मास इनटू एम, यही होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला पे बिठाने पे यही आएगा। तो डेल एक्स इनटू 0.011 ग्रेटर देन इक्वल टू एच का वैल्यू बताइए 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 4 पाई, 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं केजी में लेना पड़ेगा, वो ग्राम को केजी में ले लीजिए, है ना। वेलोसिटी का परसेंटेज तो है, परसेंटेज में तो भी परसेंटेज में नहीं आएगा। इसको सॉल्व करके डायरेक्ट निकालना है, बताइए कितना होगा। -31 ऊपर जाएगा तो +31 है ना। इसको भी हम लोग डिवाइड में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल एक्स इंटू 0.011 डिवाइडेड बाई, पॉइंट को अगर उड़ाइएगा तो 1 2 3 शून्य लिख सकते हैं इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 है यहाँ, और ये भी ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +31 आ जाएगा। और नीचे में क्या क्या बचेगा 4 इंटू 3.1 4 इंटू 9.1, ये बचेगा। तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लीजिए कितना बचेगा, ये 1000 -34, ये 1000 क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, +3 और जाएगा 3 31 3 34 और -34, पावर वाला खत्म कर दीजिए, सीधा 0 1 हो गया है ना। तो इधर क्या बचा 11 को अगर हम काटते हैं तो 6 बार में कटेगा ये 0.6 है ना। अब 6 से और क्या कर सकते हैं, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 0 पॉइंट है तो उसको सीधा नीचे 10 ले लीजिए, 3 हो गया। 3 से अप्रॉक्स में 1 आ रहा है ना, तो 2 9 18 और 18 बना 180, तो डेल एक्स कितना आएगा 180 से थोड़ा सा ज्यादा, कौन सा आ जाएगा 1/180 ना, 1/1 आ रहा है ना, 1/180 कितना आएगा 2 9 18 180, 1/180 अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा 180 को भागा लगाएंगे 0 सेंटीमीटर में ले लेंगे बाद में। इसको क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। 100 180 0 लिए तो 180 का कितना भाग में 18 6 78 0 18 6 78 18 5 90 5 6 ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर सी ऑप्शन है ना 175, हाँ 18 1000 बाई 180 कितना आएगा 1000 बाई 180 के अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 175 ही आएगा। 175 इंटू 8 कीजिए, 175 इंटू 18 18
1000 के आसपास आ रहा, 3150 1 पॉइंट आएगा 300। इसको सॉल्व कीजिए ना, 11 6 से कटाइए 6 से 2 से 2 कटा तो 2 3 से 3 कट गया, 2 9 18 3 से 1 बार में अप्रॉक्स कटना थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ये सॉल्व कीजिएगा तो 0.175 आएगा, ठीक है, इतना परसेंटेज में ही आएगा। बस ये फॉर्मूला में बिठा के सॉल्व करना होगा और कोई इसमें मतलब लगाना नहीं है, कैलकुलेशन तो भाई आप ही करोगे। ये सेंटीमीटर में आएगा, ये परसेंटेज में आया, परसेंटेज मतलब परसेंटेज में नहीं, वो फाइनल वेलोसिटी पूछा है, चेंजिंग पोजीशन नहीं पूछा है। अच्छा एक और इसमें चेंजेस करना है, देखिए इससे हमको डेल्टा एक्स निकलेगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स जो वैल्यू आएगा वो उसके बाद जो है यहाँ पर वेलोसिटी का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू, वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो वैल्यू में चेंज इन वेलोसिटी जो है यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज में, तो वो जो वैल्यू आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ताकि वो परसेंटेज में आए। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे 0.175% आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मतलब ये फॉर्मूला 3 याद रखिएगा आज के, ये यही 3 फॉर्मूला का क्वेश्चन बनेगा सारा। आगे बढ़ाइए। अब देखिए इसमें क्या दिया है, लाइफ टाइम ऑफ एटम, टाइम में चेंजेस दिया है, व्हाट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, एनर्जी में क्या होगा, एच का वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेने को बोला है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला तीसरा नंबर वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमको डेल्टा टी दिया है, डेल्टा ई निकालना है, यही पूछा है ना। तो डेल्टा टी क्वेश्चन में कितना दे दिया है, तो डेल्टा टी हो जाएगा 2 × 10⁻² इंटू डेल्टा ई हमको निकालना है, डेल्टा ई ही रखेंगे इक्वल टू एच का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे दिया है, कितना दीजिएगा 4.1357 इंटू 10⁻50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर आएगा 4 × 3.14, बस यही होगा, है ना। इसको सॉल्व कर लेना है। तो डेल्टा ई इससे कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, 4.1357 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 4 × 3.14, ये भी नीचे ही आएगा 2 × 10⁻²। यहाँ तक कुछ भी हम दिमाग नहीं लगा है, खाली ये फॉर्मूला पे बिठा दिए, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा, -15 है ना, ये है -15, ये है -2, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2, ये 4 है, ये 4 है, अप्रॉक्स तो खत्म ही है ये, है ना। ये 4.135 है, ये हो जाएगा 1/3 4, तो अप्रॉक्स में इसको उड़ा ही तो लगभग बराबर है। और 1/3 बोले तो कितना हो जाएगा, 1/3 बोले तो 0.33 है ना, 0.33 इंटू 10⁻, ऊपर में कितना है ये -15, ऊपर जाएगा तो -13 है ना। तो 0.33 को हम लोग कितना ले सकते हैं, 3.33 इंटू 10⁻, इसको आगे लिए तो एक और पावर कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो -14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 के आसपास मतलब 4, प्रो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी दिया है ऑप्शन 1.6 आया है। एक कैलकुलेशन कीजिए तो समझ में आया, बस ये कैलकुलेशन करना था। ये नीचे वाला 25.12 आ गया, ऊपर में अप्रॉक्स में 0.16 आया, 10⁻13 आया, -13 को 1.6 करेगा तो 10⁻14 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर अगला बार क्या पूछा, हीलियम एटम आर सेम, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और हाइड्रोजन का और हीलियम का सेम है, मोमेंटम जो है अनसर्टेनिटी दिया हुआ है, तो मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम विल बी। अच्छा इसमें देखिए क्या पूछा है, पोजीशन दोनों का सेम रखेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। अगले बार क्या कर रहा है, उसमें जेड भी डाल रहा है, जेड,
ठीक है, हीलियम भी डाला हुआ है। तो उसमें क्या पूछ रहा है कि डेल एक्स जो है हाइड्रोजन का और डेल एक्स जो है हीलियम का ये सेम है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मोमेंटम का अनसर्टेनिटी डेल पी जो है हाइड्रोजन का दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन बोले तो हाइड्रोजन 32 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन 32 इंटू 10⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम डेल पी जो है हीलियम का क्या होगा, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और हीलियम एटम का पोजीशन सेम है, तो मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का इतना है, हीलियम का कितना होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, ठीक है, क्योंकि चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई एटम हो, ये एटम के लिए वैलिड है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। तो इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई भी एटम हो, उसका डेल एक्स और डेल पी हमेशा h/4π ही होगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन और हीलियम का डेल एक्स सेम है तो डेल पी भी इलेक्ट्रॉन और हीलियम का सेम आएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा कांस्टेंट आ रहा ना। अब दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा, एक नंबर सेम है तो दूसरा ऑटोमेटिक सेम आएगा। तो हम लोग हेसेलबर्ग अनसर्टेनिटी विस्तृत पढ़े हैं कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, चाहे वो एटम हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा, h/4π मिनिमम, है ना। तो h/4π आएगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चेंज इन पोजीशन और हीलियम का चेंज इन पोजीशन सेम है, तो मोमेंटम का भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट को तो कांस्टेंट आना है। दो डिजिट है, जैसे मान लो एक डिजिट है 2 into 4 8, हमेशा फाइनल 8 ही आना है, फिक्स है। जो RHS साइड है ये हमेशा 8 ही आना, 8 ही उसको लेना है। तो पहला डिजिट अगर 2 है तो दूसरा ऑटोमेटिक 4 आएगा, ये 8 आएगा। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वाला 2 ही है तो ये भी 4 ही होगा, तभी तो 8 आना है उसको, क्योंकि इसका डेल एक्स इलेक्ट्रॉन का और हीलियम का दोनों का डेल एक्स सेम बोल रहा है, ये सेम है तो ये भी सेम आएगा फिर, क्योंकि आपको प्रोडक्ट हमेशा सेम आना है, h/4π ही आएगा, ठीक है ना। तो पोजीशन अगर सेम है तो मोमेंटम भी दोनों का सेम आएगा। तो मोमेंटम इसका इतना है तो इसका भी मोमेंटम उतना ही आएगा, है ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा h/4π आना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नहीं, ए आंसर हो गया, सेम ही आएगा। अगला क्या पूछ रहा है, पोजीशन और वेलोसिटी का हमको अनसर्टेनिटी दे दिया है और मास जो है पूछ रहा है कि कितना होगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े, ये वाला फॉर्मूला पूछ रहा है, ये दूसरे नंबर में ये डेल एक्स कितना है, पोजीशन दिया हुआ 0.1 नैनोमीटर, नैनोमीटर को हम लोग 10⁻⁹ लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया आपका पोजीशन इनटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 5.27 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा, h का वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रहा है 6.625 लेना है इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू मास। अब देखिए इस सारे फॉर्मूले में वेरिएबल हमारा सिर्फ मास है, बाकी सब तो न्यूमेरिकल डिजिट है, तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना आप। बताइए मास कैसे निकलेगा, मास इधर लाएंगे तो ये दोनों को इधर लाएंगे, है ना। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.625 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू जो भी है ये नीचे आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5.27 इंटू 10⁻�27। अब इसको खाली कैलकुलेशन करना है, देखिए दिखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन देखिए कैलकुलेशन कितना आसान होगा। 0.1 को पॉइंट से उड़ाएंगे तो इंटू 10 यहाँ कर दीजिए, 3.14 को पॉइंट से उड़ाएंगे तो इंटू पॉइंट के बाद 2 डिजिट इंटू 100 यहाँ कर दीजिए। उसके बाद -34 है, यहाँ पावर कितना हो गया 1 और 2 3 पावर यहाँ आ गया -27
ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 27, तो 27 और 3 30 यही हो गया, ये 27 और 9 36 हो जाएगा, ये है कि नहीं? तो ये 36 ऊपर जाएगा और ये 3 39 में से माइनस 34 हो गया, प्लस 5 बचेगा, तो क्या बच रहा 6.625 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 314 बस इंटू 5.27। अभी इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 100 ग्राम, केजी में आएगा आपका 0.1, ये सॉल्व करने पे 0.1 आएगा, 0.1 केजी, इसको सॉल्व करेंगे 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है? खाली कैलकुलेशन सॉल्व करना था। 12 25 60 हो रहा है, ये भी लगभग 60 हो रहा है, इसका पूरा कैलकुलेशन इसके बराबर हो जाएगा, पॉइंट में उड़ाइएगा तो खाली 0.1 बचेगा, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सिर्फ फॉर्मूला पे बिठाना था आपको, तो हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका सही हो गया। ओके, थैंक यू।